नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि जो एनसीईआरटी विज्ञान है वहाँ से दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आज हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहले भी मैंने इससे संबंधित क्लासें पढ़ाई हैं, पहले भी इस चैप्टर को पढ़ाया है, लेकिन विज्ञान तो वैसे बहुत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि 25 नंबर की विज्ञान रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि यदि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पॉइंट हो, जहाँ से हम संपूर्ण डिटेल थ्योरी पढ़ लेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे या पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण जो इसका जो पॉइंट होते हैं उनको समझेंगे और आसान भाषा में ही समझेंगे। इसी के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छी आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। केवल क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे यदि आप क्वेश्चंस को तब सॉल्व करेंगे जब आप उसको कंसेप्ट को क्लियर कर लें, डिटेल थ्योरी में जो चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है उसको समझ लें, चाहे अपने आप से समझें या किसी के माध्यम से समझें। तो अच्छे तरीके से उस डिटेल थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर करके फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी आप अधिक से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि 10-15 क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेंगे 25 में से। जिनको अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो अच्छे तरीके से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्यों सॉल्व करने पड़ेंगे आप समझ सकते हैं, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे जब आपका डिटेल कंसेप्ट जो क्लियर होंगे। तो चलिए क्लास में समझते हैं कि अम्ल, क्षार एवं लवण इस चैप्टर को संपूर्ण डिटेल थ्योरी के माध्यम से, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी दी गई हैं, जहां से प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को ऐड किया गया है। अभी मैं आपके लिए चलो समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएँ किसी भी टॉपिक से पूछा गया है, उसी के साथ उस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन ये, तो उसको ऐड किया गया है। शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज किया गया, किस तरीके से याद सकते हैं, इसके प्रमुख पॉइंट्स क्या हैं जहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। चलिए क्लास को समझते हैं और अच्छे तरीके से सुदृढ़ तरीके से समझते हैं। मैं वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अम्ल, उसके पश्चात समझेंगे हम क्षार और उसी के बाद समझेंगे हम लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, यहीं से प्रश्न बनेगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होते हैं, ये आप सब जानते भी हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिक्स, यानी कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो किस तरीके से उस पॉइंट पर बना देता है, देखना, यहाँ समझना कि अम्ल क्या होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। आप याद रखेंगे खट्टे कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। ये प्रश्न एक पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और ये सभी आप जानते भी हैं, लेकिन सर थोड़ा रिवीजन कर लें या अच्छे तरीके से समझ लें यदि नहीं पता है तो। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे यदि संतरा खट्टा है तो क्या है, वह अम्ल का ही उदाहरण है। नींबू खट्टा है तो किसका उदाहरण है, अम्ल का उदाहरण है। तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, यानी कि जो अम्ल होंगे ना उनमें H पाया ही जाएगा। H क्या है, हाइड्रोजन है। H+ क्या है, हाइड्रोजन धनायन है। तो ये याद रखेंगे, H+ आयन देते हैं, H- आयन नहीं। कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से प्रश्न बनाता है कि इसको क्या करता है, H के ऊपर माइनस लिख देता है, तो H धनायन होता है, यानी H का प्लस लिखा जाता है, माइनस नहीं लिखेंगे। H+ आयन देते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका कभी कभी क्वेश्चन इसी पॉइंट पर गलत हो जाता है, कि अच्छे से पढ़ने वाले मेहनती बच्चों को बता रहा हूँ। वैसे तो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो क्वेश्चन को ट्रिकी बना देता है तो इस तरीके से चेंज कर देता है। सारी चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं करेगा वो, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है। याद रखेंगे H+ आयन देते हैं तो अम्ल कहलाते हैं, ये समझ गए आप। अम्ल के उदाहरण देखिए। अम्ल के उदाहरण क्या हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जिसको हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाता है। सभी में H पाया जाएगा तभी तो H+ आयन देते हैं ये। दूसरा है CH3COOH, CH3COOH जिसको एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब अम्ल के गुण क्या होते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, प्रीवियस रेलवे की परीक्षा में ज़्यादा पूछे गए हैं। अम्ल का उदाहरण भी पूछा गया है, मैं भी आपके लिए क्वेश्चन बताऊंगा। तो हमने पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं,
अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये भी याद रखेंगे, अम्ल कैसा करते हैं, लाल करते हैं। कैसा भी पेपर हो, जैसे लिटमस पेपर यदि नीला है तो भी लाल हो जाएगा। और अम्ल की यदि हम डालेंगे तभी तो, जैसे हल्दी पे यदि हम साबुन लगाते हैं तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है, थोड़ी लाल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वह अम्ल से क्रिया करके लाल हो जाती है। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जल में घुलकर क्या देंगे? H+ आयन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि सभी में हाइड्रोजन मौजूद होता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं अभी जो बता रहा हूँ। जैसे धातुओं से क्रिया, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे की परीक्षाओं में, इसको समझ लेंगे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इसको याद रखेंगे आप। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि धातुओं की क्रिया यदि अम्ल से कराई जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन तो पाई जाती है, आपको पता ही है। क्षार के साथ अभिक्रिया करके यदि अम्ल की क्रिया क्षार से करा दें तो क्या बनता है? लवण बनता है, साथ में जल बनता है। इसको याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि अम्ल जो है लवण के साथ क्रिया कर लें या क्षार की क्रिया अम्ल से कराई जाए तो यह अभिक्रिया कैसी होती है? उदासीन अभिक्रिया बनती है, जिसमें लवण और क्षार बनते हैं। अभी मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे इसके बारे में ही बता दे रहा हूँ कि अम्ल और क्षार कैसे बनता है, अम्ल क्षार से लवण कैसे बनता है। यदि अम्ल की अभिक्रिया क्षार से हम करा देंगे तो क्या बन जाएगा? लवण। और क्या बन जाएगा? जल। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, चाहे क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ ऐड कर लो, चाहे अम्ल की क्रिया क्षार से कर लो। इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया, यहाँ कहें तो जैसे उदासीन क्या होता है? उदासीन का मतलब है ना तो अम्ल का प्रभाव है, ना तो अम्लीय है, न क्षार का प्रभाव है, यहाँ कहें तो ना तो वह क्षारीय है, यानी उदासीन है। इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है। और जब क्या बनता है? लवण बनता है, उसके साथ में जल बनता है। जैसे HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH। OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। OH पाया जाता है क्षार में। तो Na हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और साथ में जल बन गया यानी कि H2O। तो NaCl क्या है? नमक। यह लवण का उदाहरण होता है। इसी प्रकार से और भी नीचे अभिक्रिया दी गई हैं, इन अभिक्रियाओं के बारे में समझ लेते हैं। चलो यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है, जैसे H2SO4 है। यहाँ H2SO4 आप देखेंगे, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसकी अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? उसकी अभिक्रिया कराई जा रही है Na2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु लिए गए हैं। तो उसकी अभिक्रिया कराने पर Na2SO4, जिसको सोडियम सल्फेट कहेंगे, यानी कि यह लवण बन गया और यह जल बन गया। इसी प्रकार के CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल कहा जाता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CH3COOK बन गया, और अब ये क्या हो गया? लवण हो गया, और H2O क्या हो गया? जल हो गया। इस तरीके से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। और अभी इससे प्रश्न जो पूछा गया उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले समझते हैं अब हम क्षार को। क्या समझते हैं? अब हम समझते हैं क्षार क्या होते हैं। क्षार जो होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों? जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, क्योंकि इनमें OH आयन और कैसा आयन होगा? माइनस आयन होगा। यहाँ क्या था? धन आयन था, OH माइनस आयन होता है, याद रखेंगे। क्षार जल में घुलकर क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे। ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे ये क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल से जो लिटमस पेपर होगा उसको नीला कर देंगे। कैसा कर देंगे? नीला। जल में घुलकर OH आयन देंगे ही। यदि तेल में जो है अम्ल घुला हुआ है, तेलीय अम्लों को उदासीन कर देते हैं, यानी क्षार और अम्ल का प्रभाव। यदि जैसे कोई अम्ल घुला हुआ है उसमें क्षार मिला दें, तो आपको पता ही है कि जब अम्ल और क्षार मिलता है तो उदासीन अभिक्रिया बनती है। तो उदासीन तो करेंगे, उदासीन का मतलब है ना तो वहाँ क्षार का प्रभाव होगा, ना तो वह क्षारीय होगा, और ना ही वह अम्लीय होगा।
अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कौन? क्षार। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, ये तो हमने यहाँ पर भी पॉइंट पढ़ा था कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो बात तो एक ही है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कर जब होती है तो लवण बनता है और जल बनता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसके उदाहरण भी नीचे दिए गए हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे अम्ल की क्रिया यदि धातु से करा दें, ये मैंने अभी आपके लिए पिछले स्लाइड में इसी में बताया था कि जैसे अम्ल है जिसको 2HCl जिसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Zn जिसको हम जिंक धातु कहेंगे, इससे यदि अभिक्रिया हो जाती है तो जिंक क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? जिंक क्लोराइड बनता है। साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। अभिक्रिया को याद रखें या ना रखें, क्योंकि अभिक्रिया तो भूल भी सकते हो आप, वैसे तो यहाँ पर समझ लेंगे तो नहीं भूलेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस याद कैसे रखेंगे? अम्ल में तो हाइड्रोजन गैस पाई ही जाती है, तो लवण के साथ क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन देते हैं? जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से होती है। अम्ल की अभिक्रिया किसकी? अम्ल की अभिक्रिया जब धातु से होती है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है? H2। यदि कहीं पर H लिखा जाता है तो ये केवल हाइड्रोजन तत्व है। गैस बात करेंगे तो H2 होगी जब इसके दो परमाणु जुड़ जाएंगे। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर इसके और भी उदाहरण दिए गए हैं, उनको समझ सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया किसकी करा दें हम? HCl अम्ल 2HCl, मतलब दो अणु लिए गए हैं इसके। मैग्नीशियम के साथ करा दें तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा दें, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक से करा दें तो ZnSO4। SO4 जो होता है उसे सल्फेट बोलते हैं, यानी कि जिंक सल्फेट हो गया। Zn मतलब जिंक, SO4 मतलब सल्फेट, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। साथ में क्या बनेगी? H2। ये एरो का मतलब हो गया ये गैस है, ऊपर की ओर ऐसे लग रहा है ना ये वाला एरो, तो इसका मतलब ये हो गया हाइड्रोजन गैस। और याद रखेंगे H2 होना चाहिए। कहीं कहीं अभिक्रिया में एग्जामिनर आपके लिए कभी कभी जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बनाता है ना, तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं करता है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है? वहाँ पर सिर्फ H लिख देगा, H2 नहीं लिखा होगा। तो जहाँ H लिखा हो इसका प्रयोग नहीं होगा, ये वाला प्रयोग होगा। क्यों होगा? कि ये गैस है, ये केवल तत्व है। जब दो परमाणु जुड़ते हैं तभी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये सभी पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। और अभी हम समझ लेते हैं लवण के बारे में। तो सबसे पहले अब लवण के बारे में बात करते हैं। जैसे लवण जिसको हम साल्ट कहते हैं, तो क्या होता है इनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे ये बेयौगिक होते हैं। यौगिक का मतलब जब दो या दो से अधिक क्या जुड़ गए, जैसे हम अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया कराई तो अणु जब जोड़ते हैं ना तब बन जाता है यौगिक। जैसे अब बन गया यौगिक, कौन सा यौगिक बन गया? लवण। तो ये बेयौगिक होते हैं जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण या उदासीन अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। इनके उदाहरण समझ लीजिए। जैसे NaCl जिसको नमक कहा जाता है, साधारण नमक, KNO3 नाइट्रिक अम्ल, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CuSO4 मैंने बताया था कि SO4 को क्या पढ़ेंगे? सल्फेट पढ़ेंगे। तो कॉपर, Cu से हो गया कॉपर, SO4 से हो गया सल्फेट। इस तरीके से आपको इसके नाम पता भी होंगे, लेकिन जिन छात्रों को नहीं पता है उस तरीके से वो भी पढ़ सकते हैं इसमें और समझ सकते हैं। इनका स्वाद क्या है ये समझ लेते हैं। ये उदासीन होते हैं तो इनका ना स्वाद खट्टा होता है ना कड़वा होता है। तो यहाँ पर इनके गुण समझ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना, इसीलिए मैं इतना हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यहाँ पर अम्ल और क्षार से मिलकर ये बनते हैं। कौन बनते हैं? लवण। आमतौर पर ये जल में कैसे होंगे? घुलनशील तो होंगे ही। लवणों का उपयोग जो है दैनिक जीवन में करते ही हैं हम, पता है कैसे करते हैं। ये आयनिक यौगिक कैसे? ये आयनी यौगिक होते हैं। आयनी का मतलब हो गया यदि इनको हम जल में घोल दें। किस में घोल दें? जल में। H2O है, इसमें अगर हम घोल देंगे तो एक तो जैसे अम्ल को घोलेंगे तो H+ आयन देगा, क्षार को घोलेंगे तो OH- देगा। तो ये धनायन बन गया और ये ऋणायन बन गया। तो ये कैसे बन गए? आयनिक हो गए, नहीं हो गए? इन्हीं को आयनिक कहा जाता है। तो इसलिए ये पॉइंट कहा गया है कि ये जो होते हैं ना, कौन? लवण,
ये आयनिक यौगिक होते हैं, यानी कि जल में घोलने पर आयन देते हैं। ये कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है परीक्षा में, वो सारी चीज़ें समझेंगे। पहले इसकी अभिक्रिया समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसको याद रखना। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। एक तो ये हाइड्रोजन गैस वाला पूछा गया है, दूसरा अभी जो मैं आपके लिए बताऊँगा, और एक यहाँ से पूछा गया है ये वाला, याद रखेंगे। एक ये पूछा गया है, दूसरा हाइड्रोजन गैस वाला। और अब महत्वपूर्ण पॉइंट ये समझ लीजिए, 6 नंबर पे जो लिखा है धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, कोई धातु होगी उसके साथ CO3 लिखा होगा तब बनता है धातु कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब CO3, SO4 का मतलब लिखा हो तो SO4 का मतलब सल्फेट, तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट जो हो गई ये धातु का कार्बोनेट हो गया। या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है CO3 जो लिखा है ना उससे पहले H लिखा हो तो उसको बाइकार्बोनेट कहा जाता है। या तो कोई धातु का कार्बोनेट हो यानी CO3 लिखी हो धातु के साथ, या HCO3 लिखी हो धातु के साथ। इन दोनों की जब इसकी जो क्रिया होगी अम्ल के साथ, किसकी होगी, अम्ल से क्रिया कराएंगे धातु कार्बोनेट की या बाइकार्बोनेट की। अम्ल से अभिक्रिया कराने पर लवण, जल और CO2 गैस बनती है। वैसे हमने अम्ल की अभिक्रिया कराई थी क्षार से, तो लवण प्राप्त हो रहा था हमें और जल प्राप्त हो रहा था। लेकिन एक पॉइंट और बढ़ गया है, क्योंकि CO3 की मात्रा है ना, तो CO3 में मान के चलो CO2 है। इसी प्रकार याद रखेंगे कि CO2 गैस बढ़ जाती है, CO2 गैस हमें अधिक प्राप्त होती है। लवण जल के साथ CO2 गैस प्राप्त होती है। यहाँ से प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, केवल रेलवे की नहीं दोस्तों, और भी परीक्षाएं यदि आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पर यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके बताया है। यहाँ पर समझिए जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, अम्ल क्या है HCl अम्ल, तो अम्ल की अभिक्रिया किससे हो रही है, धातु के कार्बोनेट से, तो हमें प्राप्त हो रहा है 2NaCl यानी कि लवण प्राप्त हो रहा है, H2O यानी कि जल प्राप्त हो रहा है, और CO2 गैस, तो गैस प्राप्त हो रही है। यहाँ से पॉइंट पूछे गए हैं, जब धातु की अम्ल से अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, या इस पॉइंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर या बाइकार्बोनेट से कराने पर हमें CO2 गैस प्राप्त होती है, साथ में लवण और जल प्राप्त होते हैं। इस तरीके से याद रखेंगे। दूसरी है जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे कैल्शियम CO3 है, CaCO3 है तो कैल्शियम कार्बोनेट, HCl 2HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करा दें तो कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 प्लस H2 यानी कि जल प्लस CO2 गैस प्राप्त होती है। NaHCO3, अब सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 लिखा है तो मतलब हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरीके से आप याद रखेंगे NaH, अब यहाँ पर क्या लिखा है HCO3 लिखा है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, Na क्या है, एक धातु है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, तो धातु का कार्बोनेट हो गया नहीं हो गया, तो अम्ल HCl हो गया, इससे अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl यानी कि नमक प्राप्त होता है, H2O यानी कि जल प्राप्त होता है, साथ ही हमें CO2 गैस, या कहें तो ये कौन सी गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस अभिक्रिया को बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया है, याद रखेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्ल की यानी कौन से अम्ल से, HCl अम्ल से अभिक्रिया कराने पर लवण जल और हमें CO2 गैस प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यहाँ से कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, एक बार में सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस जितने बनेंगे आप जो हैं यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं, लगभग सभी को। शायद कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं सॉल्व हो, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी सॉल्व हो जाएंगे, हो सकता है नहीं हो पाए तो आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो इस स्तर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं सभी डिटेल में आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ समझिए, अभी मैं चलो PY को क्वेश्चन ही करा देता हूँ। जैसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का उदाहरण है, पूछा है अम्ल कौन सा है। तो देखिए
समझिए यहाँ पर NaOH क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है NaOH। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए NaOH। OH किस में होता है दोस्तों? OH तो किस में होता है? क्षार में होता है। यहाँ पर लिखा है HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यही उदाहरण है। यह NaCl, ये तो लवण का उदाहरण है। इसमें भी लिखा है CaOH का होल ट्वाइस, तो OH तो दोस्तों क्षार में होता है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, तो इसका ऑप्शन है कौन सा? HCl अम्ल। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो गैस बनती है, जल बनता है, लवण और जल बनता है, तो और दूसरा है हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर किसकी? अम्ल की, और क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। जबकि अम्ल के साथ यदि धातु का कार्बोनेट हो तो वहाँ पर लवण और जल के साथ में क्या, कौन सी गैस प्राप्त होती है? CO2 गैस प्राप्त होती है। इस तरीके से इन पॉइंट को आप याद रखेंगे। इनका मैं बता देता हूँ कि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। जैसे दैनिक जीवन में ना, जैसे HCl अम्ल है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? पेट के पाचन में सहायक है, ये अम्लीय होता है। दूसरा है NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक क्षार है। क्षार क्या होता है? साबुन बनाने में प्रयोग होता है इसका। कैसे होता है? साबुन बनाने में। साबुन कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और हल्दी कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो अम्ल और जब क्षार की अभिक्रिया होती, जो जैसे पहले तो अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होगी तो कैसी हो जाती है? उदासीन अभिक्रिया होती है। तो अम्ल जो है लाल कर देते हैं, ब्राउन कलर की जो हल्दी पर डलता है ना, तो वो अम्ल के कारण हो जाता है। अम्ल वैसे जैसे साबुन जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो याद रखेंगे CH3COOH, जिसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है। मैंने अभी आपके लिए बताया था कि इसका प्रयोग होता है सिरका यानी विनेगर बनाने में। NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्यों? क्योंकि इसमें HCO3 लिखा है, जिसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा या केक बनाने में इसका प्रयोग होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। इसका प्रयोग कार्बोनेट क्यों बोलते हैं? CO3। SO4 को क्या बोलेंगे? सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फ कार्बोनेट हो गया। इसका प्रयोग चूना पत्थर और संगमरमर बनाने में किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है एसिटिक अम्ल से और HCl अम्ल से। याद रखेंगे, एसिटिक अम्ल का प्रयोग जो है हमें सिरका बनाने में यानी कि विनेगर बनाने में प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में NaOH का प्रयोग होता है। आगे हम समझेंगे कि महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ यहाँ पर भी दिए गए हैं, उनको समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा है कि जैसे अम्ल है, अम्ल का गुण क्या होता है? यह नीले से लाल कर देते हैं किसको? लिटमस पेपर को। यहाँ पर लिखा है लिटमस जो पेपर है, यदि अम्लीय माध्यम में डुबो दिया जाए तो कैसा बन जाएगा? वह लाल हो जाएगा। क्षार में डुबो देंगे तो वो नीला हो जाएगा, और लवण में डुबेंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन न होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो उसमें अम्ल का प्रभाव है, ना ही उसमें क्षार का प्रभाव है। अम्ल H+ आयन देते हैं, ये OH- आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये क्षार जो है कड़वे होते हैं। ये आमतौर पर नमकीन होते हैं। कौन? लवण। क्योंकि दोनों का उदाहरण इसमें मिक्स हो गया। अम्ल जो है चुभने वाले होते हैं, और ये फिसलन युक्त होते हैं। फिसलन युक्त कौन होते हैं? क्षार। और ये सामान्य प्रकार के होते हैं। आमतौर पर याद रखेंगे कि अम्ल H+ आयन देते हैं, ये OH- आयन देते हैं। इसलिए याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आगे आप समझेंगे कि ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। कोई पॉइंट यदि नहीं समझ में आया हो तो वह कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ हाँ, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए कि जहाँ से आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे pH पैमाना होता है, मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें उदासीन होती हैं, कुछ चीज़ें क्षारीय होती हैं, कुछ अम्लीय होती हैं। तो उदासीन के बारे में समझिए। यहाँ उदासीन है, उदासीन के ऊपर लिखा है 7। यदि 7 किसी चीज़ का pH मान है तो वह उदासीन है, ना तो वह अम्लीय है ना वो क्षारीय है। यदि हम इस ओर बढ़ेंगे और इस ओर बढ़ेंगे, यदि हमने इस ओर बढ़ा है, हम इस ओर बढ़ रहे हैं यानी कि इस तरफ जाएंगे, जैसे इस 0 से लेकर इधर जो संख्या लिखी है, इधर 8 से लेकर 14 तक लिखी हैं, तो राइट हैंड की तरफ बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है, यानी कि इस ओर बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्षार मिलेंगे, इस ओर बढ़ेंगे तो और अधिक यानी प्रबल मात्रा में अम्लीय माध्यम मिलेगा। जैसे मैं अभी आपके लिए उदाहरण बताता हूँ, यहाँ से समझिए।
यदि किसी का पीएच मान 7 है तो पीएच मान 7 वाला दोस्तों अम्लीय है कि क्षारीय है, ना तो वो अम्लीय है ना क्षारीय है। यदि एक का किसी यानी कोई तत्व कोई माध्यम है यानी जल का घोल है कोई भी जिसमें कोई अम्ल मिला हो, पता नहीं कितना अम्ल मिला है, तो उसका पीएच मान एक का तो 5 है, कितना है 5 है, दूसरे का पीएच मान 0 है। तो 5 और 0 इन दोनों में तो कौन सा अम्लीय ज़्यादा है? तो 5 तो इसके 0 के इस 7 के नज़दीक है, इस ओर बढ़ेंगे तब अम्लीयता बढ़ती है। तो सबसे अधिक जो पीएच मान तो 5 का है, लेकिन सबसे ज़्यादा अम्लीय 0 वाला है, क्योंकि इस ओर बढ़ने पर अम्लता बढ़ती है। तो 0 वाला सबसे प्रबल अम्लीय है और इससे थोड़ा कम अम्लीय, बहुत कम है इससे, तो ये 5 वाला है। यदि हम इस ओर राइट हैंड की ओर बढ़ते हैं, इधर क्षारता बढ़ती है। एक का पीएच मान 9 है और एक का 14 है, तो 9 वाला क्षारीय अधिक है या फिर 14 वाला पीएच वाला क्षारीय ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा कौन जिसकी अम्ल पीएच मान ज़्यादा है वही क्षारीय अधिक है। क्यों है? क्योंकि इस ओर बढ़ रहे हैं। इस तरीके से इस टेबल को याद रखेंगे। यहाँ पर आप समझेंगे कि जो करंट अफेयर है उससे संबंधित इसमें फैक्ट जोड़ दिए गए हैं। जैसे बेकिंग सोडा का प्रयोग दोस्तों अब जो पर्यावरण अनुकूलन में भी किया जा रहा है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पर समझेंगे कि जैसे चूना पत्थर है ना, इसका उपयोग सीमेंट बनाने में उद्योग में हो रहा है। जल संरक्षण में नमक का प्रयोग यानी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर भी दिया है सोडियम क्लोराइड के प्रयोग बारे में समझेंगे कि सोडियम जो क्लोराइड है यानी लवण होता है, इसका प्रयोग समुद्र यानी हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो समुद्र का पानी और खादानों से। ये सारी चीज़ें हमने समझा दी। जैविक खेती में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है अब फसल उत्पादन में बढ़ा है, इसका प्रयोग और अधिक मात्रा में हो रहा है। ये सभी पॉइंट हैं जैसे मैंने बताया, इन पॉइंट को आप याद रखेंगे। महत्वपूर्ण लवण और उनके उपयोग हैं, जैसे नमक का प्रयोग खाना बनाने में होता है। ये नमक क्या है? NaCl क्या है? नमक है, साधारण नमक बोलते हैं, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार KNO3 इसको बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो आतिशबाजी में किसका प्रयोग होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग आतिशबाजी में या धमाकेदार जो सामग्री धमाकेदार जो पदार्थ बनाए जाते हैं ना, जैसे गोला बारूद, आतिशबाजी करने में इनका प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का संगमरमर बनाने में, CuSO4 का कृषि में जो फफूंद होती है उसमें उसके लिए प्रयोग हो रहा है। कॉपर सल्फेट का प्रयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का खाना बनाने में और केक बनाने में इसका प्रयोग होता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। इसकी PDF आप जो हैं कमेंट करके बताएं, आपके लिए PDF दी जाएगी। यदि आप जो है किसी भी अन्य चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं या इसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट की क्लास आपके लिए पढ़ाई जाएंगी। डिटेल थ्योरी और कंसेप्ट से आपके लिए पढ़ाई जा रही हैं सारी चीज़ें, चाहे वह विज्ञान की क्लास हो चाहे GS की हो। जैसा कि अभी आपने समझा कि पहले हमने कंप्लीट सिलेबस को पहले हम जो सिलेबस में दिया गया है उसको डिटेल थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अच्छे तरीके से याद करते हुए समझेंगे। आप इस तरीके से की स्लाइड होंगी, आपके लिए अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप जो हैं ऐसे छात्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। जितने छात्र जुड़े हुए हैं प्लीज़ उनके साथ शेयर करना। वीडियो लाइक करना मत करना ये आपका काम है, चैनल सब्सक्राइब करना या ना करना ये भी आपका ही काम है। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि ऐसे छात्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही अपनी जो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ हमने इतनी मेहनत की है तो स्टूडेंट्स को समझ में आया है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।